मेरा चैनल है नया सवेरा नई सोच। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी ये आजकल हम बहुत कम किताब पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ते ही नहीं। सिर्फ 10% लोग किताब पढ़ते हैं, जो भाई बड़ा कोई काम करें वे लोग। आम इंसान तो किताब पढ़ता ही नहीं, सिर्फ अपने स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित रखता है। उसके बाद सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। ऐसी प्रभावशाली किसी का अच्छा व्यक्तित्व ना आध्यात्मिक किताबें ना किसी भी किताब कौन पढ़ता, लेकिन हमने पढ़नी चाहिए अपने जीवन में। लोक व्यवहार नाम किताब है, ये डेल कार्नेगी की लिखी है। ये विदेशी लेखक हैं ये। इस किताब का नाम इंग्लिश में है हाउ डू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये इंग्लिश की किताब है, लेकिन हिंदी में कन्वर्ट की गई है। ये हमें इस किताब में बताया गया है कि हमें एक दूसरे तक किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। हम जो काम करा हाँ उसमें अपने साथ किताब पढ़ने से एक तो हमारा दिमाग फ्रेश हो है, और एक हमने अच्छी ऊर्जा से भी मिला है कि उस किसी अच्छे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाएंगे ना, तो हमने अच्छी फील आओगी कि भाई उसे वो ऐसा करे तो हम भी कुछ इसी प्रकार करांगे। हमारी सोच बदला है। और हम ऐसे तो किताब गलत किताब हमने उच्च व्यक्तित्व की किताब पढ़नी चाहिए। तो इस किताब में सारे अपने आसपास में, जैसे परिवार में भी किस तरह आपस में बात करनी चाहिए। हम अपने काम करने जावा, जॉब पर जावा, हाँ किसी भी प्रकार की हमारी नौकरी है हम तो उसमें अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, हमारे सर हैं, उन तक हमें किस तरह से बात करनी है और सामने वाले की बात कैसे समझनी है। दोनों के बीच का रास्ता कैसे निकालना है बगैर किसी विवाद हुए बगैर, कैसे अपने उन दोनों के बीच का रास्ता निकाल के अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस देना है कर दी है। तो हम भी पढ़ सका हाँ। और उस उड़ा के बहुत पुराने नाम है, ताकि वो नाम आप ही नहीं जान दे भी को नहीं, उनका कोई चर्चा नहीं होती। इस किताब का एडिंग है, यदि आप शहद इकट्ठा करना चाहते हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारे। इस किताब का पूरा जो लेसन है उसमें कितने भी मधुमक्खी का छत्ता को नहीं आ, ये बताना चाह रहा है कि भाई अगर आप सबके साथ आपने मेरी आवाज़ थोड़ी सी कई बार हरियाणी कई बार हिंदी लग गई, क्योंकि हम हरियाणी बोलते हैं ना, तो हिंदी की इतनी आदत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, आप भी इसी तरह कोशिश कर रही हैं। और अब किताब पढ़नी शुरू करते हैं। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक भयंकर मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस और हत्यारे कोरले के बीच, जो उसका नाम दो नाली बंदूक से मशहूर था। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। पुलिस ने दो नाली बंदूक को कई हफ्तों तक पीछा करने के पश्चात आज उसे घेरा था। वह हत्यारा न तो सिगरेट पीता था और न ही शराब। आज वह अपनी प्रेमिका के घर छुपा हुआ था और चारों ओर से पुलिस के द्वारा घेरा हुआ था। 150 पुलिस वाले और कुछ जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों ओर से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का प्रयोग करके इस कोरले को, जो पुलिस वालों के नामी हत्यारे के नाम से भी जाना जाता था, उसने एक पुलिस वाले की भी हत्या करी थी, घेरा था। पुलिस वालों ने उसे घर से बाहर निकालने का प्रयास किया। पुलिस वालों ने आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात कर दी थी। 1 घंटे से भी अधिक समय तक न्यूयॉर्क के इस रिहायशी इलाके में पिस्तौल और मशीन गन से गोलियां चलती रही। कोरले एक कुर्सी के पीछे छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां दाग रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। देखा, हम तो नहीं इतने रोमांचित हैं कि कितने गोलियां का खेल ने भी रोमांचक रूप से देखा। इस तरह का दृश्य न्यूयॉर्क में पहले कभी नहीं देखा गया। जब कोरले बोलेंगे इसे ना ऊपर यो है ना, यो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए कोरले को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर जिनका नाम ईपी मलरूनी था ने कहा, यह न्यूयॉर्क के इतिहास में एक अब तक का सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर भी किसी को मौत के घाट उतार दिया करता था, परंतु जो हत्यारा था ना वो यह बात मान्य कौन करता।
परंतु दोनाली बंदूक कॉर्नेल स्वयं को समझता क्या था हम ये जानते हैं, क्योंकि जिस समय पुलिस उस पर गोलियां दाग रही थी, गोलियों से बचते बचाते हुए उसने एक पत्र लिखा था। जब वह पत्र लिख रहा था तब उसके गांव से बहते खून के निशान इस पत्र पर छू गए। इस पत्र में कॉर्नेल ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है। अपने दिल का बतावा है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ दिन पहले ही कॉर्नेल लॉन्ग आइलैंड पर गांव की सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और उसने कॉर्नेल से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बस लाइसेंस से दिखाने के लिए कहा था। उसने इसी बात पर गुस्सा आ गया। वो बिना कुछ कहे कॉर्नेल ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक कई गोलियां उतार दी। जब पुलिस वाला भूमि पर गिरा तो कॉर्नेल कार से नीचे कूदा। उसने पुलिस वाले को रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा था, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कॉर्नेल को मौत की सजा सुनाई गई। जब उसके सिंह जेल में मृत्युदंड के लिए ले जा रहे थे तो क्या उसने यह कहा, यह लोगों को मारने की सजा वाला ने उस तो लाइसेंस मांगा था, तो यह उसने गलती कर दी। उसे के बचाने में उसने उस पर गोली मार दी ना, यह गलती करा। हाँ अभी दो खुद ने कहा कि यह खुद को बचाने की सजा है। इस कहानी का संदेश यह है कि दोनाली बंदूक कॉर्नेल स्वयं को किसी बात के लिए दोषी नहीं मानता था। कोई भी अपराधी हो, क्या यह अपराधियों में असामान्य बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो यह सुने। उसने दूसरा एक और उदाहरण दे के बताया, मैंने लोगों का भला करने में अपने जीवन के बेहतरीन साल लगा दिए ताकि वे सुख से रह पाएं, और इसके बदले मुझे गालियां सुनने को मिली और पुलिस वाले से छुप फिरना पड़ता है। भैया हम किसी की मदद करन जावा, हाँ जब हम नबेराए नहीं, सामने वाला किस मुसीबत में है, अगर वो उस मुसीबत में है तो क्या हमारे पास उतनी योग्यता है, क्या उसकी हम मदद कर सका? हम ये सोचते भी नहीं हैं कि दूसरे की मदद करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और कि उस समय हम क्या कर सकते हैं। एक तो हम ऐसे सोचे समझे किसी की मदद करने चले जाते हैं जिससे सामने वाला गलत भी समझ ले। तो इसी तरह हर कोई अपराधी ठहराया था ना, तो वो सोचा तो नहीं है कि मैं तो अगले की मदद करने गया था, मैं तो अगले का भला चाहूँ था, उसे ने मैंने गलत समझ लिया, तो इससे उसका मन पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। इसी तरह ये बतावे हैं। यह वाक्य अकेले ये अलग अलग है। अल कैपोन ये नाम है, अल कैपोन के हैं, जो अमेरिका का सबसे बदमाश था। शिकागो में उस जैसा खतरनाक गैंगस्टर कोई दूसरा नहीं था, परंतु अल कैपोन खुद को दोषी या अपराधी नहीं मानता था। वह खुद को परोपकारी समझता था, एक ऐसा परोपकारी जिसे जनता और पुलिस ठीक से नहीं समझ पाई थी। यही हमारे अंदर भी होती है। हम भी तो किसी की मदद करने जावा, हाँ तो हम वो सामने वाला हमारी मदद ना लेता है, या फिर वो कहो है कि नहीं आप ऐसा मेरी मदद ना करते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इस तरह छोटी छोटी बातें तो हमारे दिमाग में दूसरे के प्रति नफरत है, तो ये इसलिए वो अपराधी भी ये कहो कि नहीं हम अपराधी नहीं थे, हम तो जनता का भलाई करा थे। वही सब बातें समझा रहा है। और यही न्यूयॉर्क में गैंगस्टर की गोलियों से मरने से पहले डच शुल्टज ने कहा। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच शुल्टज ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह जनता की भलाई करना चाहता है और उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि वह ऐसा करके रहेगा। हम दूसरे की भलाई करें तो चाल पड़ा, लेकिन हमने जब दूसरे की समस्या का ही नहीं बेरा तो हम कैसे उसकी भलाई करांगे। हमने कुछ अपने मन में सोच लिया कि नहीं मैं उसके खातिर ऐसा कुछ कर दूंगा
तो वो उसने इस समस्या तो वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो सामने वाला क्या अपनी मदद चाहे है, क्या हम जो मदद उसने देना चाह वो मदद उसने पसंद है। इस तरह हमारे दोनों के मतभेद हो जाए हैं। पहला हमने उससे पूछना चाहिए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकूँ। अगर आपने मदद चाहिए तो किसी चाहिए, तो इस तरह अगर हम बातचीत कराना है तो हमारी मदद भी अच्छी होगी और सामने वाला हमें अपराधी भी नहीं समझेगा। तो इसी प्रकार इसीलिए हमने लोक व्यवहार की बात सीखनी चाहिए कि भाई हमने एक दूसरे से कैसे बात करें। मैंने इस विषय पर न्यूयॉर्क के की बदनाम सिंह जेल के वार्डन लुइस लॉ से लंबा पत्र व्यवहार किया। वे कहते हैं कि सिंह जेल के बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी।